मनी मैटर्स वुमेन में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी वर्मा। ये एक ऐसा शो है जो खास महिलाओं के लिए बनाया गया है। आप चाहे हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग फीमेल, आप फाइनेंशियल क्वेरी आप हमें भेज सकती हैं और हमसे सवाल पूछ सकते हैं अपने मौजूदा निवेश या फिर निवेश कैसे करें इस पर। हर बार हमारे साथ जुड़ते हैं कोई ना कोई एक्सपर्ट। आज हमारे साथ शो में है जयंत पाय, PPFAS के वाइस प्रेसिडेंट और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। जयंत, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में जुड़ने के लिए। शो को शुरू करने से पहले बता दें क्या है पार्टिसिपेट करने का तरीका। करना सिर्फ आपको यह है कि अपने मोबाइल के टेक्स्ट बॉक्स में जाके SHE हमारा कोड लिखकर 57575 पर भेजना होगा। आप ईमेल के जरिए भी क्वेरीज भेज सकती हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है SHE@zenetwork.com। जब आप ईमेल से क्वेश्चंस भेजें तो याद रहे कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना ना भूलें ताकि आपका सवाल हम शो में शामिल कर सकें। और इसी नोट पे शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। पहला सवाल ईमेल से है, सिमरन है दिल्ली से। इन्होंने पूछा है कि पोर्टफोलियो बनाना चाहती हैं अपने और अपने हस्बैंड की। इन्होंने इनकम बताई 25,000, दोनों ही वर्किंग हैं और जानना चाहती हैं कि टर्म प्लान पर कोई राय चाहिए। साथ ही कोई इंश्योरेंस फिलहाल इनके पास नहीं है। बच्चे के भविष्य और अपने रिटायरमेंट के लिए भी ये जानना चाह रही हैं कि गोल्ड ETF में अगर निवेश करती हैं तो कैसा रहेगा। जयंत, क्या राय देंगे आप इनको? सिमरन, पहली बात ये एक अच्छा है कि आपने टर्म इंश्योरेंस के बारे में यू थॉट ऑफ टर्म इंश्योरेंस। कई लोग जब इंश्योरेंस के बारे में सोचते हैं दे लुक एट इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड प्लान सच एज एन एंडोमेंट, मनी बैक और यूलिप। लेकिन उनसे कहीं बेहतर है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि ये आपको बहुत ही कम प्रीमियम में बहुत अच्छा लाइफ कवर देता है। और आजकल जो ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस प्लान्स आए हैं दे हैव रिड्यूस द प्रीमियम इवन फर्दर। तो आज जो इंडिया में जो चीपेस्ट ऑनलाइन टर्म प्लान है वो एगॉन रेलिगेयर का iTerm 2 है। तो मैंने थोड़ा कैलकुलेशन किया आपके लिए। सो इफ यू एंड योर हस्बैंड आर ईच लुकिंग फॉर अ टर्म कवर, यू कैन गेट अ टर्म कवर ऑफ 1 crore rupees ईच फॉर अ पीरियड ऑफ 40 years, that is till the time when you both are around 70, at a very low premium. Like in your case, since you are a woman, आपके लिए प्रीमियम कम है थोड़ा, तो आपको अराउंड 6,600 ही भरना होगा पर ईयर और आपके हस्बैंड को 7,500 भरना होगा। सो फॉर अंडर 15,000 rupees बोथ ऑफ यू कैन गेट कवर्ड। दूसरा आपने पूछा आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए और आपके बच्चे के लिए। सी बोथ दीज आर लॉन्ग टर्म गोल्स बिकॉज इन द केस ऑफ यू एंड योर हस्बैंड एटलीस्ट 25-30 साल तो है रिटायरमेंट के लिए। और आपके बच्चे के लिए भी अगर आप हायर एजुकेशन के लिए अमाउंट जुटाना चाहते हो तो इट विल बी एटलीस्ट अनदर 20 years from now. तो फॉर बोथ दीज आई वुड सजेस्ट इक्विटी ओरिएंटेड ऑप्शंस, आइदर थ्रू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट इक्विटी। बट मेरी राय हमेशा होती है कि आप मंथली SIPs के जरिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें। एग्जैक्ट अमाउंट्स जो है वो मैं अभी कह नहीं सकता हूँ क्योंकि आपने क्लियरली वो लिखा नहीं कि हाउ मच यू वांट टू एक्यूमुलेट। लेकिन मेरी राय है कि आप आपके एरिया में जो भी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है उनको जाके मिले एंड ड्रॉ अप अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर द नेक्स्ट 30 years or so. That will help you determine how much you have to invest and how much you will accumulate. So that's what I feel. So don't do things in an ad hoc manner. So do it in a disciplined way and in a systematic way. तो सिमरन, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। कुछ ऑप्शंस आपको जयंत ने बताए हैं कि आप टैक्स सेविंग के लिए PPF खोल सकती हैं या फिर NSE में निवेश कर सकती है 5 या 10 साल के लिए। आपके जो भी गोल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स चूज कर सकती हैं। LSS में भी आप निवेश कर सकते हैं। कुछ फंड्स आपकी स्क्रीन पर हैं, आप इनमें निवेश करना शुरू कर सकती हैं क्योंकि आपका जो नजरिया है वो लंबे समय का है। तो म्यूचुअल फंड में निवेश करना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ हम अपना अगला कॉलर लेते हैं। लाइन पर हैं इस वक्त उमा मनी। उमा, पूछिए अपना सवाल। Hello. हाँ जी उमा, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं? So my question is that what would be the best amount that I can invest at very low and on which shares I can invest them? Okay, और जैसा आपने I have completed my graduation just now. तो आप निवेश शुरू करना चाहते हैं, इससे पहले आपने कभी निवेश नहीं किया है? No, I have never interested in the stock market, so Okay. I have interest towards this. So I'm trying to know about that. और कितना निवेश करेंगे आप? क्या राशि रहेगी आपकी इन्वेस्टमेंट की? As I'm a student, I am thinking to invest up to 2,000 to 5,000 in Okay. between because I'm having no income right now. ठीक है, तो 5,000 के करीब ये निवेश करना चाहते हैं। तो अपनी जो पॉकेट मनी है उसमें से निकाल के कुछ सेविंग्स करना चाह रही हैं। जयंत, क्या राय देंगे आप इनको? क्या इन्हें शेयर बाजार में निवेश करना चाहिए? उमा, ये एक अच्छा है कि आप निवेश की ओर ध्यान दे रहे हो।
लेकिन मेरी राय है कि आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें. डू इट थ्रू म्यूचुअल फंड्स. सी यू आर अ बिगिनर एंड यू डोंट नो मच अबाउट इन्वेस्टिंग. So there's always a temptation that if you do directly in stocks that you may overtrade and lose all your money. So better than that is to start investing in equity mutual funds in a disciplined way. I prefer monthly SIPs, लेकिन अगर आपके पास अभी इनकम नहीं है तो आपका जो भी अमाउंट है एटलीस्ट यू कुड बिगिन बाय इन्वेस्टिंग इट इन अ लंप सम. यूजुअली म्यूचुअल फंड्स अराउंड 5,000 रुपीज़ मिनिमम मांगते हैं मोस्ट ऑफ द स्कीम्स. और उसके बाद जो मंथली SIP का अमाउंट है दैट इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट, से अराउंड 500 और 1,000. तो अगर आपके पास अराउंड 5,000 है अभी तो आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट कोई भी अच्छे इक्विटी डाइवर्सिफाइड स्कीम में कर सकते हो एंड स्टार्ट ऑफ विद अ लार्ज कैप फंड. तो 2-3 जो अच्छे स्कीम्स हैं, एक है फ्रैंकलिन ब्लू चिप, सेकेंड है DSP टॉप 100 और थर्ड है HDFC सेंसेक्स प्लस. अभी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने से पहले आपको एक KYC नंबर लेना होगा विच इज़ नो योर क्लाइंट नंबर. उसके बाद आप कोई भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो. नाउ यू कैन गेट दिस KYC नंबर बाय लॉगिंग ऑन टू अ वेबसाइट नोन एज cvlindia.com. वहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कीजिए और आप बाद में CVL के कई ऐसे पॉइंट्स ऑफ एक्सेप्टेंस कहते हैं उनको, वेर इन ये फॉर्म आपसे वो लेंगे एंड यू विल गेट दी KYC नंबर विद इन 8 to 10 days और इसके लिए कोई चार्ज नहीं है. तो इसके बाद आपका KYC नंबर और आपका पैन नंबर ये दोनों मिलने के बाद फिर आप कोई भी म्यूचुअल फंड में आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से निवेश कर सकते हैं. जयंत, एक सवाल मैं यहाँ पे पूछना चाह रही हूँ. आपने बोला कि KYC इनको करानी होगी, साथ ही पैन कार्ड की भी जरूरत होगी, लेकिन हाल फिलहाल में जो नए कुछ गाइडलाइंस आई हैं उसमें 50,000 तक के इन्वेस्टमेंट पर पैन कार्ड की जरूरत नहीं होगी. उस पर कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? नहीं, अभी तक ये केवल एक प्रपोजल है. इट हैज नॉट येट बीन मेड इनटू लॉ. अगर ये यू नो इफ दिस बिकम्स अ लॉ तो एक अच्छा है कि पैन और KYC एक्चुअली इनको KYC तो वैसे भी करना ही होगा क्योंकि यू विल रिक्वायर KYC फॉर इवन अमाउंट्स बिलो 50,000. केवल पैन की ज़रूरत नहीं होगी बट यू विल ऑल्सो हैव टू हैव सम अदर यू नो गवर्नमेंट नोटिफाइड आई कार्ड, जैसे आपका राशन कार्ड हो या आपका वोटर ID हो. सो सम कार्ड यू विल बी रिक्वायरिंग, लेकिन KYC तो अभी कंपलसरी है. So I think at least, और वैसे भी even if it's not compulsory, it's good to you know keep it, make it and keep it, क्योंकि it's a one time exercise. तो ऐसा, क्योंकि जैसे आपका इनकम होगा then you will want to invest more money. तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि अभी आप KYC और पैन दोनों का प्रबंध करके रखें तो अच्छा है. तो उमा, जैसे कि आपको कुछ फंड्स इन्होंने सजेस्ट किए कि आप लार्ज कैप फंड से शुरुआत कर सकती हैं. शेयर बाजार में अगर बहुत अच्छी जानकारी रखता हो कोई तो उसके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होता है कि शेयर मार्केट में निवेश करें. अदरवाइज एक सेफ ऑप्शन है कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकती हैं और SIP के जरिए आप मार्केट एवरेजिंग का फायदा भी उठा सकती हैं. कुछ अच्छे फंड्स आपको सजेस्ट किए हैं जयंत ने, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से चलेंगी तो कुछ अच्छा मुनाफा, करीब सालाना 10% का आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकती हैं. इसी नोट पर हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, कुछ और सवालों के साथ जल्द हाजिर होंगे. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन, एक शो जो एक्सक्लूसिवली महिलाओं के लिए बनाया गया है ताकि आप फाइनेंशियल प्लानिंग पर हमसे राय ले सके. आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं जयंत पाय. और अगला जो कॉलर है वो इन लाइन पर. सौम्या, पूछिए अपना सवाल. सौम्या, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं आप? Yeah, hi. See, this is Soumya from Bombay. I need to know whether Aegon Life Insurance has been recommended in many shows as a term plans or insurance. Since it's online and low in premium, but however people say click to protect term plan from HDFC Standard Life Insurance is good. Okay. So I could need to understand to where Aegon scores over HDFC or HDFC scores over Aegon. Why people say HDFC is better than Aegon? तो आप लेने की सोच रही हैं और इसलिए शायद जानना चाह रहे हैं कि क्या कंपैरिजन है, और मोरोवर इनमें कोई राइडर्स तो नहीं होते हैं, कोई हिडन कंडीशन? Exactly. Any hidden riders are there? Which is a better life plan for an individual when compared between Aegon and HDFC? ओके, आपको राय दिलवाते हैं. जयंत, इनका जो कंसर्न है उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? सौम्या, यू हैव अ वैलिड कंसर्न, क्योंकि जब भी कोई नया कंपनी कुछ लॉन्च करता है तो लोग थोड़ा सस्पिशियस होते हैं उसके ऊपर. Aegon Religare has created a whole new category
called online term plans, which was never there in India. So they started this around the end of 2009. एंड उसके बाद कई बड़े कंपनियों ने भी ऑनलाइन टर्म प्लान्स लॉन्च किए हैं. नाउ यू नो देयर इज अ फीलिंग दैट जो भी कंपनी इफ द कंपनी इज मोर वेल नोन देन दे विल बी ऑफरिंग यू अ बेटर प्रोडक्ट. लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है. कोई भी टर्म प्लान में इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंपनी द मेन थिंग टू लुक आउट फॉर इज द प्रीमियम, बिकॉज ऑल कंपनीज आर गवर्न बाय IRDA. So it's not that one company is safer than the other. And also there is a feeling that if you take it online, then your claim will not be processed and your nominees will lose out. Lekin there is no evidence of this. In fact, Aegon Religare has one of the lowest rejection ratios, even though it is a new company. So, see, claim whether it's processed or not processed depends on the kind of information you give at the time of filling the application. It does not depend on the company itself. तो एंड ऑल्सो आपने जो पूछा वेदर देयर आर एनी हिडन राइडर्स अदर देन द रेगुलर राइडर्स, लाइक फॉर एग्जांपल एक सुसाइड क्लॉज है, लाइक आफ्टर टेकिंग द पॉलिसी इफ अ पर्सन डाइज बाय कमिटिंग सुसाइड देन द नॉमिनीज विल नॉट गेट द मनी. एंड देयर आर 2-3 clauses like this which are common to all policies. So I don't think you should get scared just because Aegon is a new company and just because the premium is very low. Because there is a feeling that if something is lowly priced then it's not good, but that does not apply to online term plans. इसमें जो भी कमीशन जो कंपनी एजेंट को देती थी, जो पैसा वो बचता है वही बेनिफिट वो यूनिट होल्डर्स को देते हैं. द एंटायर बेनिफिट इज पास्ड ऑन टू द यूनिट होल्डर्स. सो दैट्स व्हाई, सो द कंपनी इज नॉट रियली लूजिंग आउट, एट द सेम टाइम द यूनिट होल्डर इज गेनिंग. सो आई फील दैट आई सर्टेनली recommend the cheapest in India. Tomorrow if some other plan comes which is cheaper, I will recommend that. So I don't have any vested interest in recommending Aegon. It's just that currently Aegon is much cheaper than HDFC. So I suggest that you go with Aegon only. तो उम्मीद है सौम्य आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा. डरने की जरूरत नहीं है. आपको केवल सारी जानकारी कंपनी को देनी होगी पॉलिसी लेने से पहले. अगर अच्छे से डिस्क्लोजर देंगी, कंप्लीट डिटेल्स उसमें देंगी, तो क्लेम लेते समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और ऑनलाइन टर्म प्लान का अगर आप चुनाव करती हैं तो कम प्रीमियम देके आपको ज्यादा कवर का फायदा भी मिल जाएगा. तो चलिए अगली कॉलर है लाइन पर, उषा है. उषा पूछिए अपना सवाल. हाँ, हेलो. हाँ उषा पूछिए, आप क्या जानना चाहती हैं? हाँ, गुड इवनिंग मैम. मैं जानना चाहती हूँ कि किसी भी पॉलिसी में जो NAV होता है तो मैम उसका क्या मतलब होता है और उसका हमारे बेनिफिट में कितना हिस्सा होता है पॉलिसी में? ओके, NAV पर ये राय लेना चाह रही हैं. जयंत जानना चाहते हैं कि NAV बहुत बार ये टर्म आता है सामने, इसका क्या अर्थ होता है और फिर जो ये इन्वेस्टमेंट करता है इंसान उसका उससे कैसे रिलेशन बनता है, वो आप कैसे समझाएंगे? उषा, NAV का फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू, और ये म्यूचुअल फंड्स और यूलिप्स में यूज होता है. बाकी इंश्योरेंस पॉलिसीज में यूज नहीं होता है. इसका मतलब यह है कि जो भी कंपनी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है उसका रोज जो मार्केट वैल्यू है वो बदलते रहता है. तो NAV विल कैप्चर दैट मार्केट वैल्यू. से फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 1000 यूनिट्स एंड द मार्केट, और वो ये 1000 यूनिट्स और इट इशूज इट एट 10 रुपीज़, तो उनको 10,000 रुपीज़ जो मिलता है वो अगर वो स्टॉक मार्केट में निवेश करता है और वो 10,000 का अगर 11,000 होता है एक साल में, तो जो भी डेली चेंज होता है मार्केट प्राइस में दैट इज कैप्चर्ड इन द NAV. अभी ये मार्केट प्राइस से कंपनी थोड़े एक्सपेंसेस हैं जो कट करती है, और वो कट करने के बाद जो भी अमाउंट बचता है दैट इज नोन एज द टोटल NAV. और जब ये टोटल अमाउंट नंबर ऑफ यूनिट से हम डिवाइड करते हैं तो देन वी गेट द NAV पर यूनिट. तो लेकिन निवेशक को NAV के फिगर से इतना इन्फ्लुएंस होना नहीं चाहिए, बिकॉज इट डज नॉट मैटर व्हाट द NAV इज. व्हाट मैटर्स कि आपने कितना पैसा निवेश किया है और वो पैसा कितना बढ़ा है या घटा है. तो NAV के जो भी चेंजेस हैं, श्योरली आपको आपका जो फाइनल अमाउंट है दैट इज डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन NAV. बट ऐसा नहीं कि कोई भी म्यूचुअल फंड का NAV कम है तो वो अच्छा है, या कोई भी म्यूचुअल फंड का NAV बहुत बढ़ गया है तो उसको बेचना चाहिए. सो निवेशक को you should not get too much worried about what the NAV amount is, but it is just a means of keeping track ki how the fund is faring. So I don't think कि you have to be too concerned about the absolute figure. कोई एजेंट ऐसे कहता है कि अगर 10 रुपए के NAV में कोई स्कीम आता है तो आप उसमें निवेश करना चाहिए, लेकिन वो गलत है.
जयंत, क्या आप ये कहेंगे जैसे कई बार स्टॉक मार्केट की बात आती है तो जिन शेयरों की प्राइस कम होती है वो देखकर भी कई बार निवेशक जो है, जैसे जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं, वो थोड़ा घबरा जाते हैं। एनएवी के लिए भी आपने जैसे बताया कि अगर कम होती है एनएवी तो जरूरी नहीं कि उसमें हमें निवेश नहीं करना चाहिए। यही क्या आप इसको सेकंड करते हैं इस बात को? नहीं, एक्चुअली व्हाट यू आर सेइंग इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट। बिकॉज हाँ, कई लोग ये देखते हैं कि शेयर का भाव कम है तो वो निवेश करते हैं, लेकिन एनएवी का मतलब क्या है? वो जो म्यूचुअल फंड जो भी कंपनीज में निवेश करती है उसका भाव एनएवी में कैप्चर होता है। तो अगर एनएवी गिरा है तो इसका मतलब ये एक अच्छा है कि अगर स्टॉक मार्केट ओवरऑल गिरा है और एनएवी गिरा है तो येस यू शुड इन्वेस्ट, बट दैट्स बिकॉज द स्टॉक मार्केट हैज फॉलन एंड स्टॉक मार्केट इज लुकिंग चीपर, नॉट बिकॉज अ पर्टिकुलर स्कीम्स एनएवी इज लुकिंग चीपर। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर एचडीएफसी टॉप 200 का जो और उसमें भी दो चीज़ है, ग्रोथ और डिविडेंड। हमेशा डिविडेंड ऑप्शन का एनएवी ग्रोथ से कम होगा, बिकॉज इन डिविडेंड ऑप्शन एवरी ईयर सम अमाउंट गोज आउट एज डिविडेंड। तो अगर एचडीएफसी टॉप 200 का एनएवी अगर से 250 है पर यूनिट, और अगर कोई जेएम म्यूचुअल फंड का एनएवी इज अराउंड 10 रुपीज और 12 रुपीज, इट डजंट मीन दैट द जेएम म्यूचुअल फंड स्कीम इज बेटर देन एचडीएफसी टॉप 200। जी जयंत, तो इसका मतलब है कि एनएवी जो है जो केवल एक अकाउंटिंग पर्पस के लिए निकाली जाती है और इसको देखकर ही केवल हमें निवेश नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। जो बाकी दर्शक शो को देख रहे हैं, एक बार फिर से बता दें क्या है शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका। करना आपको सिर्फ ये अपने मोबाइल के टेक्स्ट बॉक्स में जाकर SHE हमारा कोड लिख के अपना सवाल लिख के 57575 पर भेज दें। आप ईमेल के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है SHE@Zeenetwork.com। जब आप ईमेल से सवाल भेजें तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना ना भूलें ताकि आपका सवाल हम अपने अगले शो में शामिल कर सकें। इसी नोट पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कुछ और सवालों के साथ जल्द हाजिर होंगे। वेलकम बैक। ये शो का लास्ट सेगमेंट है। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हैं। लाइन पर इस वक्त हैं विद्या। विद्या, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ जी विद्या, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं आप शो में? जी, मैं अपनी एक बेटी है जो कि 18 महीने की है, तो उसके लिए इन्वेस्ट कुछ करवाना चाहती हूँ। कितने साल के लिए निवेश करेंगी आप? तकरीबन 20 साल। ओके। तो उसके लिए कोई पॉलिसी लेना चाहती हूँ जो उनके फ्यूचर, मतलब एजुकेशन, मैरिज, जो उनके लिए। तो मुझे एक्चुअली पता नहीं चल रहा है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करूँ। लाइक ICICI का एक स्मार्ट फीड है जी, जो कि कह रहे हैं कि अच्छा है, बट फिर भी कंफ्यूजन है कि LIC लूँ या ICICI ले लूँ। चलिए ठीक है, आपको राय दिलवाते हैं और कौन से विकल्प हैं इस वक्त बाजार में मौजूद। जयंत आपको बताएंगे। जयंत, 20 साल के लिए निवेश करना चाहती हैं तो कौन सी पॉलिसीज हैं जिनमें ये निवेश कर सकती हैं? Vidya, first of all, you should be clear whether you want to invest in a mutual fund or a life insurance policy. अगर आपको चाइल्ड प्लान्स लेना ही है तो ऐसे कई अच्छे कंपनीज हैं जो चाइल्ड प्लान्स देते हैं, लेकिन किसी में भी रिटर्न्स गारंटीड नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज आर यूलिप्स। यूलिप्स में जो भी मार्केट रेट है एंड ड्यू टू मार्केट मूवमेंट जो भी गेन या लॉस होता है वो निवेशक का होता है। तो आपने ICICI का नाम लिया है, वो तो अच्छा है, एक स्मार्ट किड करके पॉलिसी है। अदर देन दैट देयर इज अवीवा यंग स्कॉलर और HDFC का एक यंग सुपरस्टार 2। ये तीनों अच्छे पॉलिसीज है, बट यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज चाइल्ड पॉलिसीज आर लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो दे आर लिटिल कॉम्प्लेक्स। तो अगर आपका एजेंट कोई अच्छा एजेंट है जो आपको हर एक फीचर समझाए वो अच्छा है। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि चाइल्ड प्लान्स लेने के बाद निवेशकों को वो बीच में बंद करना है, एंड अगर वो करेंगे तो दे विल लूज ऑल द बेनिफिट्स एंड दे विल लूज अ लॉट ऑफ अमाउंट बाय वे ऑफ एक्सपेंसेस। दूसरा, अगर आप चाइल्ड प्लान ले रहे हो तो ऑलवेज चूज द वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। तो इसमें क्या होता है कि अगर पेरेंट की मृत्यु हो तो इंश्योरेंस पॉलिसी बंद नहीं होता है। द कंपनी कीप्स पेइंग द प्रीमियम ऑन बिहाफ ऑफ द पेरेंट and the child will get the amount at a certain age, either when the child turns 18 or 21, or it depends on each policy. But this is one feature which is better than mutual funds. तो मैं हमेशा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की सलाह देता हूँ, लेकिन ये चाइल्ड प्लान्स का ये जो फीचर है वेवर ऑफ प्रीमियम, दैट इज द ओनली पॉजिटिव फीचर विच आई फील इज देयर इन चाइल्ड प्लान्स। तो डेफिनेटली अगर आप चाइल्ड प्लान चुन रहे हो तो ये फीचर, ये राइडर लेना भूलिए मत।
तो उम्मीद है आपको ये जो ऑप्शंस बताए हैं जयंत ने, आप उनमें से किसी में भी निवेश कर सकती हैं, चाहे फिर अवीवा का यंग स्कॉलर हो या फिर आईसीआईसीआई प्रू का स्मार्ट किट, ये एक अच्छा प्लान होगा। इसके अलावा एचडीएफसी यंग सुपरस्टार 2 में भी आप अपनी बेटी के लिए निवेश कर सकते हैं। याद रहे कि यूलिप में अगर आप निवेश करें तो लंबी अवधि का आपका नजरिया होना चाहिए, जैसा कि 20 साल के लिए आप निवेश करना चाहती थी। जयंत, आपने इतने सारे सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी नोट पर हम आज शो को यहीं बाइंड अप करते हैं। अगले हफ्ते कुछ और सवालों को शामिल करेंगे। एक बार फिर से बता दें कि शो में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको करना क्या है, अपने मोबाइल के टेक्स्ट बॉक्स में जाके SHE हमारा कोड लिख के 575 पर SMS करना होगा। आप ईमेल के जरिए भी अपनी क्वेरीज भेज सकती हैं। SHE@ZeeNetwork.com हमारा ईमेल एड्रेस है। अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना ना भूलें ताकि आपका सवाल हम अगली बार शो में जरूर शामिल कर सकें। आप यहीं पे इसी नोट पर वाइंड अप करते हैं शो को। आप देखते रहिए सी बिजनेस। नमस्कार।